आज इस वीडियो में हम 2025-26 का जो सैंपल पेपर है उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्या क्वेश्चन रहे। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लास्ट के 15-20 मिनट्स यदि आप छोड़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव गलत कर जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से उसके लिए टाइम देके करा करें। और साथ में एक बात और करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सारे क्वेश्चन लाइन से पहले लिख दें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक सारे लिख दें, 2-2, 3-3 लाइन छोड़ते हुए। इसमें से जिसके आंसर आते जाए उसको आप फिलअप करते चले जाए। और इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको पता पड़ जाएगा कौन से क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। अदरवाइज पूरा पेपर अराउंड 40 पेजेस का होता है, तो आप पेजेस टर्न कर करके ढूंढेंगे तो बहुत दिक्कत पड़ेगी। पर एक ही पेज पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आमने सामने के 2 पेज पे, तो आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक लाइन से लिख दें, 2-2, 3-3 लाइन छोड़ते हुए। एक बिल्कुल ऐसा भी नहीं करें कि बिल्कुल चिपका के लिख दें, 2-2, 3-3 लाइन छोड़े। और क्योंकि यदि बाद में कभी चेंज करना तो उसको काट के वापस लिखने की आपके पास जगह रहे। और इसमें जिसके आंसर आते जाए उसको आप लिखते जाए, जो बच्चे उसे छोड़ दें। और आखिरी के 5 मिनट में कोई क्वेश्चन बच जाता है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर अटेम्प्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो यदि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ सही निकल जाए। तो कोशिश करें टाइम देकर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें सॉल्व बिना कुछ कैलकुलेशन हो जाता है यदि आपके लॉजिक क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ पर हम इन क्वेश्चन को लॉजिक के साथ आंसर देने की कोशिश करते हैं, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा कैलकुलेशन कर पाए, ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाए। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 80,000 ड्यूरिंग द ईयर 80,000 से क्रेडिट किया, ये बोला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबिलिटी फॉर सच ए क्रेडिट इन द कैपिटल अकाउंट। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक लॉजिकल क्वेश्चन। क्या ओपनिंग बैलेंस कैपिटल क्रेडिट में आता है। पर इन्होंने क्या बोला, करंट ईयर में हमने क्रेडिट करा तो ओपनिंग बैलेंस है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ड्रॉइंग्स डेबिट में आता है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। लॉस डेबिट में आता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल जो इंट्रोड्यूस होती है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आती है, तो डी इज द राइट आंसर। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक क्वेश्चन था। अब देखिए इसके और में क्या क्वेश्चन था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। बिल्कुल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर सकता है, ये भी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है। अब ये कब शो करता है, देखिए उसका लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स कैन बी मोर देन कैपिटल बैलेंस। ऐसा कब होगा, जब लॉस और ड्रॉइंग्स कैपिटल से ज्यादा होंगे। बिल्कुल ए सही है, बी भी सही है, और इवन जो आर है असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमेशा इसको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, एक आधी बार इसको ऊपर नीचे भी लिख दिया गया, तो पढ़ के ही सही करा करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा। On 1st July 24, A PNC entered into partnership, sharing profits and loss in the ratio of 5:3:2. She was guaranteed that his share of profit will not be less than 60,000 per annum. Deficiency, if any, will be borne by A and B equally. For the ended 31st March 25, firm incurred loss of rupees 1,25,000. Deficiency will be borne by A and B will be. अब डेफिशिएंसी ए और बी कितनी बियर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर गारंटी कितने की मिली है, 60,000 की मिली हुई है। अब हमेशा जब भी बात करें तो यदि डेट से आए तो डेट पे फोकस करा करें। देखो पार्टनर कब बना, 1 जुलाई 24 को पार्टनरशिप ये व्यक्ति पार्टनर बना। हम ईयर एंड कब कर रहे हैं, 31 मार्च को। तो हमें जुलाई से लेके मार्च तक का डाटा चाहिए। तो जुलाई से लेके मार्च तक का जब हम डाटा करेंगे तो ये आएगा 9 मंथ का डाटा। आप 60,000 से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, 60,000 तो पूरे ईयर का डाटा है। 60,000 का हम जब हम 9 मंथ का निकालेंगे तो हमारा आंसर है 45,000। इसे प्रॉफिट में शेयर कितना मिलना चाहिए था, 45,000। 6,000 ईयर का है, 9 मंथ का 45,000 होगा। अब फर्म ने लॉस इनकर्ड करा कितना, 125। तो 125 के लॉस को हमने लिया। किसको गारंटी मिली हुई, सी को। तो सी का शेयर देखा कितना है, 2/10। 125 का हमने 2/10 करा, तो यह है 25,000। हमने इसे 45 प्रॉफिट देने की बात कही थी, पर उसको तो लॉस हो गया 25,000 का। तो हम उसको कितना देंगे, 45 तो देंगे ही देंगे, साथ में 25 भी देंगे। तो उसे कुल डेफिशिएंसी कितने की है, 45 + 25, टोटल 70,000 की उसको डेफिशिएंसी है। अभी डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा ये चेक करें। क्या लिखा, डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। ए और बी इक्वली बियर करेंगे, तो 70,000 ए और बी इक्वली बियर करेंगे, तो टी इज द राइट आंसर। ए 35,000 और बी 35,000। ये क्वेश्चन भी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का रहा। 2 क्वेश्चन आए यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, पाली लिमिटेड ऑफर्ड 2 lakh shares of 10 each at a premium of 2 per share. Applications were received for 1,95,000 shares which were duly allotted. The amount was payable as 3 on application including 1 premium, 6 on allotment including 1 premium, and balance on
call. Manoj holding 6,000 shares failed to pay allotment money and his shares were immediately forfeited. Out of the forfeited shares, 4,000 shares were reissued at 11 per share, fully paid up. The amount of capital reserve will be. क्या पूछा है? कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर करेंगे? तो ध्यान दें, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होता है? यदि हम फॉरफीचर और री इशू की एंट्री करें तो पहली एंट्री होती है फॉरफीचर की, दूसरी री इशू की एंट्री होती है और तीसरी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली एंट्री होती है। यदि आप एंट्री करके पैसा निकालेंगे तो तीन एंट्री पास करनी पड़ेगी, तब जाके आंसर आएगा। पर देखिए डायरेक्ट इसका लॉजिकल कैसे आंसर निकलता है वो चेक करते हैं। तो ध्यान दें, कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है? शेयर फॉरफिटेड का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब शेयर फॉरफिट खुद में कौन सी मनी जाती है? तो जिन शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं, जिन शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, उन पे कितना ऑलरेडी रिसीव हो चुका है वो देखें। तो क्या लिखा? द अमाउंट वाज, यहाँ पर लिखा मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। तो अभी तक बात कहाँ तक हुई है? एप्लीकेशन की बात हुई है और अलॉटमेंट की बात हुई है। उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा तो उसने पे क्या करा? एप्लीकेशन पे करा। एप्लीकेशन के पैसे कितने? 3 रुपीज। तो जितना रिसीव होगा उतना ही हम फॉरफिट में डालेंगे। तो 3 रुपीज रिसीव हुआ। पर रुके, इस 3 में 1 तो प्रीमियम का है, तो कुल कितने? कैपिटल में कितने रिसीव है? तो 2 रुपीज रिसीव है। जितने शेयर फॉरफिट करे उतने शेयर पे कैपिटल के लिए जितना रिसीव हो वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। हमें रिसीव हुआ 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, उसमें 1 रुपीज प्रीमियम का था, तो 3 में से 1 माइनस का 2 रुपीज हमें कैपिटल के लिए रिसीव हुआ। तो 2 रुपीज शेयर फॉरफिट में चला गया। ये हमारी पहली एंट्री में शेयर फॉरफिट में कितना पैसा आता है, ये उसका पैसा आ गया। दूसरी एंट्री होती है री इशू करने की, उसमें कितना डिस्काउंट दिया री इशू के टाइम पे उसे चेक करना चाहिए। तो शेयर री इशू करे किस पे? 11 पर शेयर पे, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब ये कैपिटल का पैसा है और ये बैंक का पैसा है। पैसे ज्यादा आए और कैपिटल में 10 रुपए गए। इट मीन्स व्हाट? री इशू हमने डिस्काउंट पे नहीं करा बल्कि प्रीमियम पे करा है, तो री इशू पे कोई डिस्काउंट नहीं है। दूसरी एंट्री में कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं आया, तो पूरे 2 रुपीज हमने बचा लिए। पूरे 2 रुपीज ही क्या होगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। 2 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। कितने शेयर के लिए? जितने शेयर री इशू करे उतने के लिए। कितने शेयर री इशू करे? 4,000। 2 into 4,000 8,000 इज द राइट आंसर। तो सी विल बी द राइट आंसर। फिर से चेक करें हमने क्या करा, कितना पर शेयर फॉरफिट करा। उसने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन फॉरफिट करी हमने। कैपिटल में का ही पैसे लाएंगे, प्रीमियम छोड़ दिया। री इशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट नहीं था, तो पूरे 2 रुपीज बचे हुए हैं। पूरे 2 रुपीज बचे हुए हैं वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे होंगे, पर किसके? जितने शेयर री इशू करे उसके। तो 4,000 शेयर री इशू करे तो 2 into 4,000। देखो लॉजिकल यदि पता है आपको तो कैलकुलेशन, कोई खास कैलकुलेशन यहाँ पर थी नहीं। इसके और वाला क्वेश्चन देखिए। इसके और वाले क्वेश्चन में क्या है? द फुल लिमिटेड फॉरफिटेड 15,000 शेयर ऑफ 20 on which 8 including 2 premium was paid. Out of this 13,000 shares were reissued at 19 per shares fully paid up. Determine the amount of share forfeited balance. शेयर फॉरफिट का बैलेंस कितना होगा? तो ध्यान दें, जितना शेयर फॉरफिचर में पैसा गया है उसमें से जितना रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट है, बचा कुछ पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। 3 एंट्री, पर ये तीनों एंट्री की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। यहाँ पर बैलेंस पूछा गया है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि कितना शेयर पैसा, कितना पर शेयर पे फॉरफिचर करा। तो देखो क्या लिखा, ऑन विच 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड, 8 रुपीज पेड किया। जो पे किया वो शेयर फॉरफिट में जाएगा, 8 पे करा, और उसमें 2 रुपीज प्रीमियम के, तो कितना पे करा, 6 रुपीज पे कर दिया। अब ध्यान दे, जितने शेयर रीइश्यू कर दिए उसे मतलब नहीं है आपको, बैलेंस किसका बचेगा, जितने शेयर रीइश्यू नहीं किए। 15,000 शेयर फॉरफिट करे थे, 13,000 शेयर रीइश्यू कर दिए, तो रीइश्यू कितने नहीं करे, 2,000 शेयर रीइश्यू नहीं करे। तो इस 2,000 शेयर पे जितना शेयर फॉरफिचर कर रखा है आपने 6 रुपीज पर शेयर से, तो 12,000 इज द राइट आंसर। तो सी विल बी द राइट आंसर। अगेन यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस चीज में कौन सा पैसा जाना चाहिए। तो बैलेंस शेयर फॉरफिचर में किसका बैलेंस रहेगा, जो शेयर रीइश्यू नहीं किए। 15 फॉरफिट करे, 13 रीइश्यू करे, तो 2,000 शेयर जो रीइश्यू नहीं करे उनका पैसा कितना, जितना पर शेयर पे अमाउंट फॉरफिट कर चुके हैं उतना, वो 6 रुपीज पर शेयर है। यहाँ पर शेयर के और में शेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, पिस्ता लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ विस्ता लिमिटेड comprising of asset of 45 lakh and liabilities of 7,50,000 and in consideration issued them 30,000 9% debenture of 100 each at 5% discount and a check of 10 lakh. Determine the amount of goodwill और कैपिटल रिजर्व। अब गुडविल या कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन करने के लिए आपको दो वैल्यू चाहिए। एक तो क्या, नेट एसेट हमने कितने की परचेस करी, और दूसरी हमारी परचेस प्राइस क्या थी। देखिए नेट एसेट मतलब क्या, एसेट कितने की परचेस करी और लाइबिलिटीज कितने की परचेस करी, इन दोनों का डिफरेंस। तो 45 लाख में से 7,50,000 हमने माइनस करे, तो हमारी नेट एसेट जो हमने परचेस करी हुई है 37,50,000 की हमने नेट एसेट परचेस करी है। हमारी परचेस प्राइस क्या है, तो ध्यान दो, क्वेश्चन में जब परचेस प्राइस डायरेक्टली नहीं दी तो हमें देखना चाहिए हमने कुल कितना पे करा। तो देखो क्या पे करा, हमने इश्यू करे 30,000 डिबेंचर 100 का ईच, तो 30,000 इंटू 100 करेंगे 30 लाख आएगा। पर इसमें 30 लाख नहीं लिखना है, नेट इशूड प्राइस लिखनी है। तो क्या हुआ, 5% डिस्काउंट पे इशू करा, तो 30 लाख में से 5% मतलब 1,50,000 माइनस करा, तो हमने 28,50,000 के क्या करा, हमने शेयर इशू करे।
साथ में 10 लाख रुपीज़ का एक चेक भी दिया, 10 लाख का चेक भी दिया। तो हमने कुल पेमेंट कितना करा, 38,50,000 का पेमेंट करा। ध्यान दें यहाँ पर ये 28,50,000 लिखा है, नेट प्राइस जो इशूड प्राइस है ना वो लिखना चाहिए। तो 28,50,000 प्लस 10 लाख 38,50,000 हमने पेमेंट कर दिया। असेट कितने की परचेस करी, 37,50,000 की, और पेमेंट कितना करा, 38,50,000। तो हमने 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करे, और जब भी हम एक्स्ट्रा पे करते तो वो पैसा कहलाता है गुडविल का पैसा। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, गुडविल। ध्यान दें, जब नेट एसेट कम हो और परचेस प्राइस ज्यादा हो तो वो गुडविल होती है। इसका उल्टा हो, नेट एसेट ज्यादा हो और परचेस प्राइस कम हो तो वो कैपिटल रिजर्व का पैसा होता है। इसके और में देखिए क्या क्वेश्चन है। डॉन लिमिटेड परचेस इक्विपमेंट एंड पेड 2,20,000 बाय चेक एंड इशूड 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट 25% प्रीमियम। द परचेस कंसिडरेशन विल बी, अगेन इसमें भी परचेस प्राइस निकालनी, पिछले भी ने परचेस प्राइस निकाली थी। अभी वो क्या करा, इस बार 16,000 शेयर इशू करे, एक कितने का, 10 रुपीज का। इस बार प्रीमियम पे इशू करे, पिछली बार डिस्काउंट में तो हमने डिस्काउंट माइनस करा था, इस बार प्रीमियम में तो प्रीमियम प्लस करेंगे। 16,000 इंटू 10 1,60,000, इस पे इशू करा प्रीमियम पे, तो 160 का 25% निकालेंगे तो 40,000 आया। 160 की कैपिटल, 40,000 की प्रीमियम, और कुछ और पेमेंट करा क्या, तो 2,20,000 चेक से पेमेंट किया। कुल मिला के जितना पेमेंट किया है उन सबको ऐड कर लेना चाहिए, वही परचेस प्राइस होती है। तो ये हो गया 4,20,000 हमने कुल मिला के पे करा है, तो 4,20,000 बी इज द राइट आंसर। कुल जो पेमेंट किया वो परचेस प्राइस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला एंड लाला वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ 24 लाख एंड 60 लाख। दे एडमिटेड Mala is a new partner for 1/3 share, for which Mala bring 20 lakh as capital. There was investment and investment fluctuation reserve appearing in the books of 2,50,000 and 50,000 respectively. Bala took out 40% of the investment at 80,000 and remaining investment were valued at 1,10,000. By what amount revaluation account will be affected for the above information? अब ध्यान दें, स्टार्टिंग की 2 लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 2,50,000 के इन्वेस्टमेंट थे, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 50,000 का। 250 के इन्वेस्टमेंट से 40% के इन्वेस्टमेंट 40% इन्वेस्टमेंट क्या करा, बाला ने लिए। तो 2,50,000 का 40% जब हम निकालेंगे तो आएगा 1 लाख। 40% निकाला 1 लाख, वो लिए कितने में, उसने सिर्फ 80,000 में ही लिए। तो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट कितने में ले लिए, 80,000 में। तो 20,000 रुपीज का यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। और क्या रहा, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वो वैल्यूड 110, बच्चे कुछ इन्वेस्टमेंट 110 के वैल्यूड करें तो 250 के इन्वेस्टमेंट थे, उसमें 1 लाख के इन्वेस्टमेंट तो एक पार्टनर ने ले लिए। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने के बचे, 1,50,000 के रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बचे। उस 150 के इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कितना किया गया, 1,10,000। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, लॉस हो गया 40,000 का। तो एक लॉस 40,000 का ये रहा, एक लॉस 20,000 का ये रहा। कुल मिलाकर कितना लॉस हुआ, 60,000 का लॉस हुआ। अब ध्यान दें, 60,000 का लॉस हुआ तो इन्वेस्टमेंट पे होने वाले लॉस 3 चीज होती है, ध्यान से देखना सुनना इस बात को। इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम से होने वाला लॉस, और बेड डेट से होने वाले लॉस को डायरेक्ट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर न करें, चेक करें क्या पहले कोई रिजर्व है क्या। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिलता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मिलता है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मिलता है। इन तीनों आइटम की लॉस को पहले इनके रिजर्व या प्रोविजन से एडजस्ट करें। तो हमें लॉस हुई 20,000 और 40,000, कितने की, 60,000 की लॉस हुई। और हमारे पास रिजर्व कितने का पड़ा है, 50,000 का रिजर्व पड़ा है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 50 का। तो ये जो 60,000 की लॉस है पहले इस रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। तो 60 की लॉस के लिए हमारे पास 50,000 का ही रिजर्व है, 10,000 की जो एक्स्ट्रा लॉस है वो जरूर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी। अब लॉस से रिवैल्यूएशन क्या होगा, तो लॉस से रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो सी डेबिटेड 10,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय एंड वीरू वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। देयर कैपिटल वर 10 lakh and 8 lakh respectively. The firm was also having reserves of 7 lakh. Normal rate of return was 10%. Firm made average profit of 2,30,000 for which year ended 31st March 25 after adjustment of loss of machinery and book value of 2 lakh by firm against which insurance claim of 1,50,000 was admitted. Value of goodwill as per capitalization of super profit will be. goodwill निकालना है इसके अनुसार, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अनुसार गुडविल निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 2 चीज चाहिए आपको, एक तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है क्या, 230 है, पर एवरेज प्रॉफिट पे एडजस्टमेंट यदि कुछ करना हो एबनॉर्मल चीजों का तो करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, 2 लाख रुपीज का लॉस हुआ और 150 का क्लेम मिल गया, मतलब अल्टीमेटली 50,000 रुपीज का एबनॉर्मल लॉस है। तो 230 जो हमारा प्रॉफिट है उसमें हम एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे। 230 में 50 ऐड करें तो 2,80,000 क्या आया हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकाल लिया हमने, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब निकाले नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल कितनी है, एक की 10 लाख, दूसरे की 8 लाख, और सारे एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल चाहिए। तो एक और चीज रिजर्व, 10 लाख, 8 लाख और 7 लाख सबको ऐड करा तो ये हो गया 25 लाख। इस 25 लाख का 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है,
तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 2,50,000। एवरेज प्रॉफिट मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, दोनों का डिफरेंस कहलाएगा सुपर प्रॉफिट 30,000। हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10% है। सॉल्व करा तो 3 लाख इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑन 1 अगस्त 24 टॉम, जेरी एंड टाइक entered into partnership with capital of 5 lakh each. Interest on drawing was to be charged at 6% per annum for the end at 31st March 25. Tyke withdrew 80,000. What amount of interest on drawing will be charged from Tyke? बहुत टेक्निकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 80,000 उसने विड्रॉ किया, तो इस 80,000 का कितना परसेंट निकालेंगे हम? 6%। 6% हमने निकाला। अब देखिए पहली चीज खास, देखिए क्या है, 1 अगस्त को फर्म स्टार्ट हुई, ईयर एंड कब करने हम? 31 मार्च। तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक के हमने मंथ काउंट करे, 8 मंथ निकाल लिए। इसे सॉल्व करा, क्या है 3200। अब कई बार स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, रट लेते हैं कि यदि डेट नहीं आया तो हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, डेट नहीं आया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का निकालना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। ध्यान दें, रूल यह है यदि डेट नहीं आए तो जो भी आपका इंटरेस्ट निकलना चाहिए उसका हाफ कर देना चाहिए। डेट नहीं आए तो जो भी आपका इंटरेस्ट निकलना चाहे निकले उसको हाफ कर देना चाहिए। वो 6 मंथ कब सही हो जाता है? जब पूरे ईयर का डाटा हो। इस बार डाटा पूरे ईयर का है नहीं, डाटा कब का है? 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक का है। तो हमने 8 मंथ का इंटरेस्ट निकाला, रेगुलर इंटरेस्ट निकाला, और डेट नहीं आया तो इस रेगुलर इंटरेस्ट जो भी निकला है इसका हाफ कर दो। तो 3200 का हाफ करेंगे 1600, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 8th देखें क्या है। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। बी डाइड, A took over 1/20 from his share and remaining share was taken over by C. Determine the new profit sharing ratio. ठीक है, क्या हुआ, किसकी डेथ हुई? B की डेथ हुई। B का शेयर क्या है? 2/10 वाले की डेथ हुई। A took over 1/20 from his share, क्या वर्ड है यहाँ पे? 1/20 from his share। जब भी फ्रॉम हिज शेयर आया तो ये 2/10 में 1/20 का मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, डायरेक्ट इसी वैल्यू को ही आपको ले लेना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 120 किसने ले लिया? ए ने लिया। तो ए का शेयर कितना था पहले? 7/10 था, उसमें कितना ले लिया उसने? 1/20 उसने ले लिया। डायरेक्ट ऐड कर देंगे, फ्रॉम हिज शेयर आया तो डायरेक्ट जो कैलकुलेट करके वैल्यू आती है वो दे रखी होती है, तो डायरेक्ट ऐड कर दे 20। एलसीएम लिया 20 को 10 से डिवाइड, 2 7 14 प्लस 1 15/20। ये पहले पार्टनर का शेयर आ गया। दूसरी और कोई चीज कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं, 2 ही पार्टनर है तो टोटल शेयर 20 है। 20 में से 15 यदि एक ने लिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 5/20 दूसरे का शेयर। तो रेशियो कितना गया? 15:5। इसको छोटा करा तो क्या गया? 3:1। तो डी इज द राइट आंसर। इसके और में क्वेश्चन आया, देखिए क्या है क्वेश्चन। एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3. वाई रिटायर्ड एंड ही गिफ्टेड half of his share to X and remaining half was taken over equally by X and Z. Determine the new profit sharing ratio. ठीक है, कौन रिटायर हुआ? Y। Y का शेयर कितना है? 3। Y का शेयर 3/10। अब इस 3/10 में क्या हुआ? ही गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर। देखो यहाँ क्या बढ़ा है? हाफ ऑफ हिज शेयर। जब भी ऑफ आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हाफ, ये कितना आया? 3/20। इसने किसको दे दिया? 3/20। 3/20 दे दिया उसने एक्स को, ये एक्स को मिल गया। अब ये हाफ था तो दूसरा क्या होगा? बचा हुआ रिमेनिंग भी हाफ 3/20 होगा। उस 3/20 को क्या करा? रिमेनिंग हाफ वॉज टेकन इक्वली बाय एक्स एंड जेड। 3/20 किसने ले लिया? एक्स और जेड ने ले लिया, और एक्स और जेड ने कितना लिया? इक्वल लिया। इक्वल मतलब 1:1 के रेशियो में। तो अगेन फिर से क्या करें? इसका हाफ करें, तो ये क्या है? 3/40। 3/40 किसने लिया? एक्स ने, और 3/40 बचा हुआ हाफ किसने लिया? वाई ने लिया। फिर से समझे क्या हुआ? 3/10 जो पार्टनर जरा उसका शेयर है उसका हाफ निकाला, 3/20 बचा हुआ 3/20 दोनों ने इक्वल बांट दिया तो वो भी हाफ करा। 3/20 का हाफ 3/40 एक्स ने लिया और 3/40 वाई ने लिया। अब एक्स का कुल कितना शेयर हो जाएगा? तो देखो एक्स का शेयर पहले कितना था? 5/10 था। एक्स का शेयर 5/10 था, उसने क्या ले लिया? पहले लिया 3/20, हम 3/20 इसमें ऐड करें। दूसरा उसने एक और क्या लिया? 3/40, ये 3/40 भी हम इसमें ऐड करें। एलसीएम आया 40। 40 को 10 से डिवाइड 5, 40 को 10 से डिवाइड का 4 5 जा 20 प्लस 40 को 20 से डिवाइड का 2 3 जा 6 प्लस 40 को 40 से डिवाइड का 1 3 जा 3। तो ये आया 29, आया 29। अब यहाँ पर भी देखो 29/40 क्या आएगा? 29/40। 40 टोटल शेयर है, उसमें 29 पहले ले लिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 11। तो 29:11 इज द राइट आंसर। तो देखो ये एक थोड़ा सा कैलकुलेशन टेक्निकल क्वेश्चन था, पर इसके ऊपर वाला और वाला क्वेश्चन डायरेक्ट था। यदि आपको कंसेप्ट पता है तो कैलकुलेशन क्या करनी, कितनी करनी, कैसे करनी, ये आपको समझ में रहेगा तो आपको टाइम बचेगा और आप क्वेश्चन ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्स, अ पार्टनर, वाज असाइन्ड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड वाज अलाउड रेम्यूनरेशन of 15,000. Actual expenses allowed 20,000 being paid by another partner
Why? By what amount realization account will be debited for the above mentioned information? अब ध्यान दें, यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात है और पार्टनर को हमने रेम्यूनरेशन भी दिया है। अब ध्यान दो, पार्टनर को रेम्यूनरेशन किस बात के लिए दिया गया चेक करना चाहिए। तो क्यों दिया? डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए दिया। तो क्या करेगा? लुक आफ्टर करेगा डिसोल्यूशन प्रोसेस, मीन्स व्हाट, असेट को सोल्ड वो करेगा, लाइबिलिटीज को पेमेंट वो करेगा, जो भी सारे काम है वो करेगा। तो यहाँ पर हमने उसको 15,000 से अपॉइंट किया, किस बात के लिए? काम करने के लिए। तो हम उसको 15,000 देंगे। अब ऐसे केस में जब एक्चुअल एक्सपेंस होते हैं वो पार्टनर अपॉइंट जिसको करा वो नहीं बियर करेगा, क्योंकि आपने तो उसको डिसोल्यूशन की प्रोसेस के लिए अपॉइंट किया था। तो एक्चुअल एक्सपेंस किसको बियर करना है? फर्म को बियर करना है। तो फर्म 20,000 एक्सपेंसेस बियर करेगी, तो फर्म 15,000 कमीशन दे रही है और 20,000 एक्सपेंसेस बियर करेगी। तो कुल मिलाकर रियलाइजेशन अकाउंट दोनों से डेबिट होगा। 35,000 इज द राइट आंसर। यदि यहाँ पर यह होता, क्या होता कि वो पार्टनर जिसको रेम्यूनरेशन दिया कम एक्सपेंसेस के लिए भी दिया था, तो उस केस में से 15,000 ही राइट आंसर होता। पर अभी तो यहाँ पर पार्टनर को आपने किस बात के लिए अपॉइंट किया? काम करने के लिए। तो काम करने के पैसे 15,000 और एक्चुअल एक्सपेंस 20,000, टोटल 35,000 यहाँ पर डेबिट होगा। 35,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, अरुण एंड वरुण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड चरण इनटू पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। चरण वाज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड he brought rupees 3,50,000 including 50,000 for goodwill share in firm. If adjusted capital of Arun after revaluation, gain loss, accumulated profit loss and goodwill taken was 8,40,000. What was Varun's capital after revaluation, gain loss, accumulated profit loss and goodwill treatment? ठीक है, यहाँ पर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कौन आया है? चरण आया है। कितने के लिए? 20% शेयर के लिए। और गुडविल कितने के लिए आया? 350। नए पार्टनर की कैपिटल के बेस में पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करना है। देखिए 350 की वो कैपिटल आया, उसमें 50,000 गुडविल का भी है। इट मीन्स वो कैपिटल के लिए कितने लेके आया? 3 लाख। अब ध्यान दें, जब भी किसी एक पार्टनर के रेशियो से और उसकी वैल्यू से पूरी फर्म का डाटा निकालना है तो क्या करना चाहिए? जो उसकी कैपिटल है और उसके शेयर का रेसिप्रोकल करें। तो कितने शेयर के लिए आया? 20%। 20% मतलब 1/5। इसका रेसिप्रोकल करा तो 5/1 आया। तो 3 लाख इंटू 5/1 15 लाख क्या आ गई? पूरी फर्म की कैपिटल। जो करा ना, क्या करा हमने? नए पार्टनर की कैपिटल और उसके रेशियो का रेसिप्रोकल करा तो ये कही पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होना चाहिए? 15 लाख। पूरी फर्म मतलब सारे पार्टनर। हमें किस किस की पता है? चरण की पता है। नए पार्टनर की कितनी? 3 लाख। तो हमने 3 लाख माइनस कर दी, बची कितनी? 12 लाख। इस 12 लाख में से एक और पार्टनर की पता है 840। 840 किसकी है? अरुण की। तो 840 इसमें से और माइनस कर दिए, और माइनस करने के बाद बच्चा कितना? 3,60,000। तो 3,60,000 बचे हुए पार्टनर की कैपिटल है। तो 3,60,000 बी इज द राइट आंसर। इसके और में देखिए क्या है, राघव एंड साहिल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। देयर कैपिटल वर 7,20,000 and 2,80,000 respectively. There were balance of general reserve 5 lakh and deferred revenue expenditure of 4 lakh in the books of the firm. They admitted Ojaswa into partnership for 20% share, for which he brings 4 lakh as capital. Determine goodwill share of Ojaswa. ध्यान दें, पूरे क्वेश्चन में कहीं गुडविल की बात नहीं है, पर कैलकुलेट गुडविल करने को कहा। तो ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हिडन गुडविल क्वेश्चन में क्या करते हैं? 2 स्टेप में काम होता है। पहली स्टेप क्या? नए पार्टनर की कैपिटल और उसके रेशियो का रेसिप्रोकल करें। तो कैपिटल कितनी नए पार्टनर की? 4 लाख। उसका रेशियो कितना है? 20%। 20% मतलब 1/5 का रेसिप्रोकल करें तो 5/1 आया। कितना आंसर आया? 20 लाख। ये 20 लाख क्या आया? पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होना चाहिए? ये क्या निकल रहा है? पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होना चाहिए? अब देखें है कितनी। पहले पार्टनर की कैपिटल कितनी है? ओल्ड पार्टनर की 720 है, दूसरे की कितनी है? 280 है। पर ये कैपिटल कैसे होनी चाहिए? सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद वाली। यहाँ पे क्या पढ़ा? जनरल रिजर्व पढ़ा 5 लाख का, तो ये कैपिटल में ऐड होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लेस होगा, तो 5 लाख ऐड होंगे और 4 लाख लेस होंगे, मतलब नेट 1 लाख रुपीज प्लस होगा। तो ये ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हो गई कितनी? 7, 8, 9, 10, 11 लाख ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हो गई। इसमें नए पार्टनर की कैपिटल भी ऐड करें, कितनी है? 4 लाख। 11 लाख और 4 लाख कितना होगा? 15 लाख। तो 20 लाख फर्म की कैपिटल होना चाहिए और 15 लाख फर्म की कैपिटल है, तो रिमेनिंग डिफरेंस बचा 5 लाख। ये क्या है आंसर? ध्यान दो, बच्चे क्या करते हैं? इसी को आंसर मान लेते हैं और ए को सही कर देते हैं। पर ये 5 लाख क्या है? फर्म की गुडविल है। ये 5 लाख क्या है? फर्म की गुडविल। और उन्होंने क्या पूछा? गुडविल शेयर ऑफ ओजस। ओजस कितने के लिए है? 20% के लिए। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इतना करने के बाद भी आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। 5 लाख में ओजस नए पार्टनर की गुडविल आपको निकालनी है। 5 लाख का 20%, 1 लाख इज द right answer. Next 11 number question. Building was appearing in the books at ₹20 lakh, which was overvalued by 25%. What amount will be shown in the balance sheet of a reconstructed firm for building? अब ध्यान दे, बिल्डिंग ओवरवैल्यूड है 25% से। तो 20 लाख रुपीज क्या है? क्या सही वैल्यू है क्या? तो 20 लाख रुपीज सही वैल्यू नहीं है, वो क्या है? 25% से ओवरवैल्यूड है।
तो ये 125% है ओरिजिनल का। अब क्या पूछा है, बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू आएगी, तो बैलेंस शीट में सही वैल्यू आएगी। वो सही वैल्यू कितनी है, 100%। ध्यान दे, ओवर वैल्यूड आया तो आप 100 में जितने से ओवर वैल्यू में ऐड कर देंगे, अंडर वैल्यूड है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर 100/25 का 25 4 जा 25 5 जा 5 4 जा 20 लाख और 4 लाख इंटू 4 16 लाख इज द राइट आंसर। बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 16 लाख। कई बार बच्चे इसको ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं करना है, इसे माइनस करना है। यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके आंसर आ गया, 16 लाख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन हाइपोथेटिकल सिचुएशन आंसर क्वेश्चन नंबर 12 to 14। अब ध्यान दे, लास्ट ईयर से बिफोर लास्ट ईयर सिंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन था, केस स्टडी टाइप, और एग्जाम में भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन पूछा गया। तो इस बार भी आप आशा कर सकते हैं कि ये 12, 13, 14 कोई से भी 3 क्वेश्चन है, बकायदा 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हो सकता है मेन पेपर में 3 क्वेश्चन आ जाए केस स्टडी के। अभी केस स्टडी किस पे, डिबेंचर पे है, तो डिबेंचर को पे केस स्टडी के 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए समझे क्या है। फ्लोटर लिमिटेड इशूड 60,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at 5% discount and to be redeemed at 10% premium at the end of 5 years. On the date of issue, balance in security premium was 8 lakh and statement of profit loss debit 5 lakh. तो ध्यान दे, ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप रिटर्न ऑफ करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये उसका क्वेश्चन है, उस कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो देखे क्या है, डिस्काउंट भी है और रिडम्पशन का पे होने वाला है प्रीमियम पे भी। तो ये डिस्काउंट और ये प्रीमियम दोनों क्या कराते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसको राइट ऑफ करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर बनता दिख रहा है। देखिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब ध्यान दें, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कौन सा पैसा जाएगा, इश्यू के टाइम का डिस्काउंट और रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम, दोनों लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में जाएंगे। तो 10% प्लस 5% 15%। इसका 60,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, तो उसकी फुल फेस वैल्यू कितनी हो गई, 60 लाख रुपीज़। इस 60 लाख का कितना परसेंट अपन को निकालना है, 15%। तो कुल मिला के 9 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपीज़ हमें राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब इस ये 9 लाख कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने की है, 8 लाख की है। तो 8 लाख कहीं दिख रहा है क्या, एक ही जगह दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। और रिमेनिंग 1 लाख काय में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा। 8 लाख और 1 लाख इज द राइट आंसर। सेकंड, आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट विल बी। अब देखो अभी कितना है, डेबिट बैलेंस है 5 लाख का। आप इस केस में जर्नल एंट्री क्या करते हैं, आपकी जर्नल एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो राइट ऑफ करने की एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट होता है, पहले से डेबिट था और डेबिट हो गया, तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा 6 लाख रुपीज से। 5 लाख से ऑलरेडी डेबिट था, 1 लाख रुपीज से वो और डेबिट हो गया, तो क्या है आंसर, डेबिट 6 लाख रुपीज से। ध्यान दे, माइनस नहीं हो रहा है, ये डेबिट हो गया तो और लॉस बढ़ गई, तो 6 लाख और 1 लाख, 5 लाख और 1 लाख, 6 लाख इज द राइट आंसर। 14 देखिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल हैव अ बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज इन द फर्स्ट ईयर। क्या बढ़ा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो हमारी प्रीमियम कितनी, 10%। हमारी इशू करने की एंट्री में होती है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हम क्रेडिट करते हैं, तो 10% कितना, 60,000 इंटू 100, 60,000 इंटू 100, 60 लाख का 10% प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर है। रिडम्पशन के टाइम पे हम प्रीमियम का पेमेंट करेंगे, तो ये हमें पे करना पड़ेगा, तो ये हमारी लायबिलिटी है। और जितनी भी लायबिलिटीज होती है वो क्रेडिट बैलेंस होती है, तो ये लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी, क्या ये करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी है। तो ध्यान दे, डिबेंचर का रिडम्पशन कब होने वाला है, डिबेंचर का रिडम्पशन होना है 5 साल बाद। कौन से साल की बात कर रहे हैं, पहले साल की बात कर रहे हैं। तो 5 साल बाद जब आप पेमेंट करेंगे, तो आज तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है, तो ये कौन सी लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, अब नॉन करंट लायबिलिटी और कितने रुपए जाएंगे, 6 लाख रुपीज। ध्यान दे, प्रीमियम के 6 लाख है, हमें लॉस 9 लाख की हुई थी, उसमें से प्रीमियम का कितना पैसा है, 6 लाख। वो 9 लाख की लॉस क्यों थी, 6 लाख प्रीमियम के थे और 3 लाख डिस्काउंट के थे, ऐसे वो 9 लाख थे। यहाँ पर 6 लाख नॉन करंट लायबिलिटी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरुण, Basu and Tarun were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Their firm was dissolved on 31st March 25. On this date, following assets and liabilities were appearing in their books of account. क्या है देखें, बिल्डिंग 2 लाख की, फर्नीचर 80,000 का, स्टॉक 70,000 का, गुडविल 10,000 का, डेटर्स 40,000 के, कैश 20,000 का, क्रेडिटर्स 50,000, अरुण्स लोन अकाउंट 60,000, अरुण्स ब्रदर्स लोन 30,000, असेट रियलाइज ₹8,40,000. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन गेन या लॉस। अब ध्यान दें, यदि क्वेश्चन में रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस निकालना है तो पूरा अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। और ध्यान दे, बिना अकाउंट बनाए भी हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो ध्यान दे, यदि लायबिलिटीज के बारे में न बोला जाए कितना पे करा, तो हम मानेंगे उनको तो फुल पेमेंट कर दिया। और जब लायबिलिटीज को फुल पेमेंट करेंगे तो उन पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किससे होगा, असेट से होगा। तो हम असेट की टोटल करें,
2 लाख 80,000, 280, 280 और 70 350, 350 और 50 4 लाख, 4 लाख कैश नहीं जाता है, कैश रिलाइजेशन नहीं जाता है, कैश बेचनी जानी, तो 4 लाख की एसेट है हमारी। 4 लाख की एसेट कितने में बिकी? 3,40,000 में बिक गई, तो क्या हुआ हमारे पास? लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? 60,000 का लॉस हुआ। तो सी इज द राइट आंसर, रिलाइजेशन का लॉस है 60,000 रुपीज। तो देखो लग रहा था बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, पर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, जॉन एंड सौरभ वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर मैनेजर आर्या मेट विद एन एक्सीडेंट इन द ऑफिस इटसेल्फ एंड हिज क्लेम फॉर कंपेंसेशन अमाउंटेड टू 50,000। द फर्म हैड ए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ऑफ 80,000, which of the following statement hold true at time of reconstitution। तो ध्यान दें, यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन का क्वेश्चन है। ध्यान दें, कंपेंसेशन कितना देना है? 50,000 और रिजर्व कितना पड़ा है? 80,000। तो यहाँ पर तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने अभी ऊपर भी बोला था आपको कि इन्वेस्टमेंट से होने वाला लॉस, वर्कमैन कंपेंसेशन से होने वाला लॉस और बेड डेट से होने वाला लॉस पहले उनके रिजर्व या प्रोविजन से एडजस्ट होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास 50,000 का क्लेम पे करना है और रिजर्व कितना पड़ा है? 80,000 का। तो ये पूरा लॉस किससे हो जाएगा? एडजस्ट, रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। और बचा कुछ रिजर्व पार्टनर में बांट दिया जाता है। ध्यान देना, रिजर्व यदि बच जाए तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, पर रिजर्व यदि कम पड़ जाए तो वो लॉस रिवैल्यूएशन में जाएगी। फिर से सुने, रिजर्व यदि बच जाएगा तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, और रिजर्व कम पड़ जाए तो बची कुछ लॉस रिवैल्यूएशन में जाती है। यहाँ पर रिजर्व बच गया कितने का? 30,000 का। तो 30,000 का रिजर्व जो बचा रह गया, 30,000 का रिजर्व जो बचा रह गया वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। देखिए 50,000 विल बी प्रोवाइडेड, फर्स्ट पॉइंट 50,000 विल बी प्रोवाइडेड वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आउट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड बैलेंस 30,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। ए में ही वो सारी बात लिख दी गई जो होनी चाहिए। 50,000 का क्लेम रिजर्व से एडजस्ट होगा और बच्चा कुछ ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। देखो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, यदि आपको रूल पता है तो रूल के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चले नेक्स्ट आगे, तो क्वेश्चन हमारे ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है पार्ट बी पर आए। अब पार्ट बी के क्वेश्चन हम देखते हैं। पार्ट बी के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ पर भी एक गलती करते हैं स्टूडेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्शन 1, एक ऑप्शन 1 है और इसी के नीचे आप देखोगे देखेंगे 27 से लेकर 34 तक के क्वेश्चन 2 बार आते हैं। तो ये ऑप्शन 1 है और इसी के बाद जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन 2 और दिखेगा वापस से, ऑप्शन 2, 27 क्वेश्चन वापस मिल गया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ध्यान दे, दोनों ऑप्शन सॉल्व नहीं करना है, आपने जिसको सॉल्व कर रखा उसे करें, नहीं तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा देख के बच्चे पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से कोई एक ही ऑप्शन सॉल्व करना है। यदि आपने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक पढ़ रखी है तो आप उसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए उसके क्वेश्चंस यहाँ पर क्या बनते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, अ कंपनी हैड फॉलोइंग बैलेंस इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसका रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, स्टॉक एंड ट्रेड। अब कैलकुलेट क्या करना है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ध्यान दे, चेंज इन इन्वेंट्री, सिर्फ चेंज इन इन्वेंट्री की बात करें, जब चेंज इन इन्वेंट्री आती है तो उसमें रॉ मटेरियल नहीं आता है, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड आता है। अब देखो ध्यान से, ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा है? इस साइड, तो ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 360 का, उसमें से क्लोजिंग बैलेंस माइनस करेंगे 370। ध्यान दे, चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ओपनिंग बैलेंस में से हम क्या करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस माइनस करेंगे, 360 में से 370 माइनस करेंगे तो 10,000 नेगेटिव आंसर आएगा। ध्यान दें, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे और किसका? रॉ मटेरियल का नहीं करेंगे। चेंज इन इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिनिश गुड्स आता है और स्टॉक इन ट्रेड आता है, इन 3 चीज का करेंगे। तो 360 में से 370 माइनस का 10,000 नेगेटिव इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ कंपनी वाज 5 टाइम्स, द फर्म हैड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ₹5 लाख and gross profit was 25% of cost of revenue from operation. Determine the amount of opening inventory if closing inventory was 60,000. तो ये तो पूरा डिफिकल्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर पूछ दिया इनने। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया 5 टाइम्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 5 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, किसका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। 5 लाख का 25% आपको नहीं कैलकुलेट करना है, यदि कैलकुलेट करेंगे तो गलत कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो हम जानते हैं हमारा कई बार बच्चे इसको प्लस माइनस करते हैं, उसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो क्या है, हम जानते हैं कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होती है। अब यहाँ पर कॉस्ट नहीं पता, सेलिंग प्राइस पता है कितनी है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, तो ये सेलिंग प्राइस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। 25% किसका निकाला है? कॉस्ट का, तो नहीं पता, उसको हमने एक्स मान लिया, प्लस जीपी 0.25x, एक्स और 0.25x कितना हो गया? 1.25x हो गया। इस 5 लाख को 1.25 से डिवाइड करा हमने, तो 4 लाख हमारा आंसर आया। तो 4 लाख क्या आया? 4 लाख हमारा है
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या निकाला हमने एक्स, एक्स किस माना था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4 लाख आ गया। अब क्या दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला कहता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी तक नहीं थी, अभी तो सेल थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हमने कितनी आई 4 लाख, एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता हमें, इसका आंसर कितना दिया 5 टाइम्स 5, 4 लाख को 5 से डिवाइड करा तो यहाँ पर आंसर आया 80,000, 80,000 क्या आया एवरेज इन्वेंट्री, 80,000 क्या आई एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्होंने क्या बोला डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, ओपनिंग निकालो यदि क्लोजिंग 60 है तो हमारे पास अभी एवरेज आई है। अब एवरेज क्या होती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ओपनिंग हमें नहीं पता, क्लोजिंग कितनी है 60,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 80,000। इसको सॉल्व करा 80,000 टू 160 और 160 में 60 माइनस करेंगे तो 1 लाख, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन था, इवन ये क्वेश्चन तो 3 मार्क्स में होना चाहिए जो यहाँ पर इन्होंने 1 मार्क में पूछा। जब इतना कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन आए तो चेक करना चाहिए क्या इसके और में कोई क्वेश्चन है क्या। देखो इसके और में क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज हायर देन नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हायर होगा नेट प्रॉफिट से, व्हाट है ऑलवेज हायर, क्या हमेशा हायर होगा, तो देखो मैक्सिमम केस में तो हायर होता है पर ये जरूरी नहीं कि हमेशा हायर हो, कभी कभी ये हो सकता है कि इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा हो, इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से, यदि इनडायरेक्ट इनकम जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है वो ज्यादा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, तो ऐसे केस में हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट कम हो और नेट प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे एक वर्ड है ऑलवेज, तो ऑलवेज तो नहीं हो सकता है, हाँ मैक्सिमम टाइम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होता है नेट प्रॉफिट से, तो ऑलवेज वर्ड लिखने के कारण क्या है ये बात गलत होती है, तो असेशन तो गलत हो गया हमारा। रीजन क्या है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट इनकम्स आर एडेड टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो हाँ हम यही काम करते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम क्या करते हैं माइनस करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम प्लस करते हैं, तो रीजन सही है, तो क्या है डी इज द राइट आंसर, ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 and 31 March 24 was 2,50,000 and 2 lakh respectively. Shareholder finalized the dividend amount of 1,80,000 during the year ended 31 March 25 in AGM held in July 24. Unclaimed dividend as at March 31st 25 was 10,000. Choose the correct option while preparing cash flow statement for the ended 31st March 25. तो ध्यान दें लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हम करंट ईयर में पे करते हैं, तो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमने 25 का 250 है और ये 2 लाख है, तो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड था पर एक्चुअली फाइनलाइज कितना हुआ 180, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो 180 ही हम प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। ध्यान दें हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मेजर हेड और सब हेड पूछे गए, तो प्रपोज डिविडेंड को कभी लायबिलिटी माना ही नहीं गया, प्रपोज डिविडेंड क्या है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। क्यों कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, इसलिए कि उसका होना नहीं होना फिक्स नहीं होता है, वो कब फिक्स होता है एजीएम में, तो एजीएम में शेयर होल्डर डिविडेंड का अमाउंट कम कर सकते हैं, तो यहाँ हमने कम कर दिया, तो प्रपोज डिविडेंड 180 है, उसमें से ईयर के एंड में कितना अनक्लेम्ड रहा 10,000 अनक्लेम्ड रहा, तो हमने पीएनएल में से तो 180 निकाला होगा, पीएनएल में से कितना निकाला होगा 180, पर पे कितना करा होगा उसमें से 10 पे नहीं हुआ तो 170 पे करा है, तो 180 हम क्या करेंगे, हम जब कैश फ्लो बनाते हैं तो ऊपर हम ऐड करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर पेड इन करंट ईयर, तो प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर कितना है 180, पर पे कितना करा 10 पे नहीं करा 170, तो ऐड कितना करेंगे 180, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से 180 निकाल लिए, प्रॉफिट लॉस में 180 ऐड करेंगे, कहाँ दिख रहा है 180 ये, प्रपोज्ड डिविडेंड एडेड इन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 180 एंड आउटफ्लो ऑफ डिविडेंड पेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 190, नहीं ये गलत है, प्रपोज्ड डिविडेंड एडेड इन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180 एंड आउटफ्लो ऑफ डिविडेंड पेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 170, हमने प्रॉफिट में से 180 निकाला था तो उसको ऐड करेंगे, और पे कितना करा पूरा 180 पे करना चाहिए पर 10,000 अनक्लेम पड़ा रहा, तो पे कितना करा 170, तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर पर पॉइंट पूरा टेक्निकल था। अब देखिए इसके और में क्या क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25 and 24 वर 3 लाख एंड 2,80,000 रिस्पेक्टिवली, ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड वाज 250, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स प्रपोज्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ध्यान दें यहाँ पर ऐसे केस में प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बना के देख लेना चाहिए, तो प्रपोज डिविडेंड के अकाउंट में क्या करेंगे, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 25 और 24, तो 24 वाला ओपनिंग बैलेंस हो गया 280 हम क्रेडिट साइड में लिख दें, और जो क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख है हम यहाँ पर लिख दें। अब जितना टैक्स पे करा वो डेबिट में आएगा, 2,50,000 का टैक्स पे डेबिट में आएगा, टोटल कितना होगा 550 यहाँ पर आ गए, और 550 में से 280 माइनस का 270, हमने कितना प्रपोज किया होगा 270 प्रपोज किया होगा, तो डी इज द राइट आंसर। देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, Which of the following is cash flow from operating activity for a finance company? अब ध्यान दें
कैश फ्लो के क्वेश्चन में दो कंपनी की बातें करते हैं, एक होती फाइनेंसिंग कंपनी, एक होती नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। अब फाइनेंसिंग कंपनी किसे कहेंगे, जैसे बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब कहलाएंगे फाइनेंसिंग कंपनी, जिनका मेन काम क्या होता है, पैसा लेना और पैसा देना है, या यूँ कहे लोन लेना और लोन देना। तो इन लोगों के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट और इंटरेस्ट का रिसीव्ड होना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। बाकी सारी कंपनियों के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा और इंटरेस्ट और डिविडेंड का रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। फिर से सुने, सारी कंपनियों के लिए इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। पर फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट और इंटरेस्ट का रिसिप्ट दोनों ही क्या होंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होंगे। तो देखो इन्होंने क्या कहा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। ये तो कैश का फ्लो ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड, इन लोगों के लिए डिविडेंड रिसीव्ड करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। बिल्डिंग परचेस इन्वेस्टिंग में जाएगा। डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ध्यान रखना, डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो डिविडेंड रिसीव्ड इन लोगों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। बाकी सारी कंपनियों के लिए डिविडेंड रिसीव्ड एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, पर इनके लिए डिविडेंड रिसीव्ड एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। तो बी इज द राइट आंसर। तो देखें, इस तरह से हमने आज ये पूरे 20 क्वेश्चंस करे। इन क्वेश्चंस को आप भी सॉल्व करें, इससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे और कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आप ये भी देख पाएंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को फास्टली अटेम्प्ट करें, क्या कैलकुलेशन करना है, क्या कैलकुलेशन नहीं करना है, जिससे हम काम जल्दी कर सके। और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए टाइम निकाल के रखे, ज्यादा टाइम भी न दे, ऐसा नहीं हो कि उसके चक्कर में क्वेश्चंस रह जाए। जितने जितने क्वेश्चंस आपको आते जाए उनको पहले सॉल्व करते जाए और बाद में रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। कई बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन पहले समझ में नहीं आता है और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते क्लिक हो जाता है, तो तब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे फास्टली करें उसमें हेल्प मिली होगी।